वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी। देखिए कि स्पेशल लेक्चर है, ये रेगुलर लेक्चर से बिल्कुल अलग है। ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, बट जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है उसमें लेक्चर 2 में नहीं आएगा। ये एक आपका स्पेशल लेक्चर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रिकॉर्ड हो रहा है। इंग्लिश वाला अपलोड होने को जा चुका है, हिंदी वाला अब आपके लिए रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए IAS PCS या अदर एग्जाम्स जिसमें मेंस राइटिंग एसे राइटिंग कुछ भी करना हो, उसके लिए महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती हैं। इनके बारे में बहुत कुछ आपसे पूछा जाता है और इनकी आइडियोलॉजी, इनकी इम्पोर्टेंस फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री में इनकी इम्पोर्टेंस एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज अ सोशल रिफॉर्मर, एज अ बैरिस्टर, सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ये लेक्चर थोड़ा लेंदी रहने वाला है, थोड़ा बोरिंग रहने वाला है, बट अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के इसको ठीक से पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम खराब नहीं जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली जितने क्वेश्चंस प्री और मेंस के आने हैं सारे आपको इसी से कवर अप हो जाएंगे। तो बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए, चलिए चलते हैं अपने लेक्चर पर। फास्ट फैक्ट में बेटा बहुत कुछ है। महात्मा गांधी की जो डेट ऑफ बर्थ है, जो जन्म है इनका 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। ब्रिटिश राज्य में था तब वो, आज वो मॉडर्न इंडिया के गुजरात में है। इनकी डेथ बेटा 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई थी। इनको गोली मारी गई थी नथुराम गोडसे द्वारा। ये वकील थे, राजनीतिक थे, समाज सुधारक थे और एक अच्छे लेखक थे। इनकी बीवी जो थी उनका नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके बच्चे हीरालाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी थे। फादर करमचंद्र उत्तम चंद्र गांधी थे और मदर पुतलीबाई थी। मोहनदास का जन्म आपको पता है 2 अक्टूबर को हुआ, पोरबंदर में हुआ। इनके पिता जो करमचंद्र उत्तम चंद्र गांधी थे, ये दीवान थे। दीवान एक चीफ मिनिस्टर की पोस्ट होती है, मुख्यमंत्री जैसे पोरबंदर के। इनकी मदर बहुत ज़्यादा धार्मिक स्वभाव की थी और ये वैष्णविज्म को फॉलो करती थी, वैष्णव धर्म को फॉलो करती थी। हिंदुओं में 2 धर्म होते हैं, शैव और वैष्णव, जो इम्पोर्टेंट कल्ट माने जाते हैं। शैव धर्म के जो फॉलोवर हैं वो शिव भगवान को मानते हैं और जो वैष्णव धर्म के फॉलोवर हैं विष्णु भगवान को मानते हैं। और कहीं ना कहीं इन पर थोड़ा जैन का भी प्रभाव था, जिसके चक्कर में ये बहुत अनुशासित थी तथा अहिंसावादी थी। गांधी जी की शादी कस्तूरबा गांधी से कर दी जाती है। इनके बहन, इनके बारे में जिनका नाम ललिता है, ललिता बताती हैं कि ये बचपन से बहुत ज़्यादा शैतान थे। इनको खेल करने का सबसे अच्छा टाइम था कि सड़क के कुत्तों के कान ट्विस्ट करके उनको हर्ट करते थे, उनको दुख देते थे और वो रोते थे, मजा आती थी। इनके बड़े भाई ने इनकी दोस्ती शेख मेहताब से करा दी थी। शेख मेहताब के साथ इनकी दोस्ती के बाद ये बहुत सुधरे भी, बहुत बिगड़े भी। सुधरे क्या बिगड़े क्या, उसमें अगर देखें तो जाहिर सी बात है टॉन्ट है इसका मतलब। ये बहुत बिगड़े। ये नॉन वेजिटेरियन नहीं थे, प्योर वेजिटेरियन फैमिली के होते हुए इन्होंने मीट खाना स्टार्ट कर दिया। एक बार इस 12 साल के बच्चे को ये लेके चले गए शेख साहब प्रोस्टिट्यूशन प्लेस पे, जिसे वैश्यालय बोलते हैं, और वहाँ पर गए। उसे अच्छा नहीं लगा तो वहाँ से वापस आ गए। इन्होंने बेटा सिगरेट पीने की भी आदत डाली। वो सिगरेट पीने की आदत इन्होंने अपने अंकल को देखते हुए डाली। अंकल जब सिगरेट पीते थे तो सिगरेट का जो लेफ्ट ओवर होता है, जो बचा हुआ होता था, उसे फेंक देते थे। उसको वो उठा लेते थे, पीते थे। ऐसे इनकी लत लग गई। जब लत लग गई तो इन्हें खरीदना था, तो खरीदने के लिए अपने घर के नौकरी के पर से पैसे चुराने लगे। तो कॉपर कॉइन्स वहां से चुराते थे और उससे सिगरेट खरीदते थे। जब इन्हें लगा कि यार ये चोरी गलत है, तो इन्हें फीलिंग आई कि इन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, तो आत्महत्या की फीलिंग आई। जब 15 साल के हुए तो बेटा इन्होंने गोल्ड कॉइन चोरी करने की कोशिश की है। गोल्ड कॉइन जो था इन्होंने चोरी करने की कोशिश की शेख के आमलेट से, अपने ही दोस्त से, धोनी के यहाँ से। इसके बाद इन्हें बुरा लगा, अपने पिताजी के पास गए, उनसे कहा और कसम खाई कि इसके बाद अभी कभी कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने बचपन में बेटा श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र की कहानी सुनी, जिससे इन्हें सच की इंपॉर्टेंस पता चल गई कि जीवन में सत्य कितना जरूरी है। इसके बाद इनके व्यक्तिगत अनुभव भी ये रहते रहे कि अगर आपको जीवन में अच्छा करना है तो आपकी सुप्रीम वैल्यूज होनी चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए सच क्या और प्यार क्या है। मोहनदास करमचंद्र की शादी जो होती है कस्तूरबा गांधी जी से होती है, जिनका नाम कस्तूरबा माखान जी होती है। 13 साल की एज में हो जाती है। गांधी जी कहते हैं जब शादी हुई तब इन्हें शादी का मतलब पता नहीं था। शादी इनके लिए सिर्फ ये थी कि इन्हें नए कपड़े मिल जाएंगे। पर जैसे ही शादी का टाइम आगे बढ़ता गया, इनका लस्ट बढ़ गया, इनको अट्रैक्शन हो गया, अपनी बीवी की तरफ आकर्षित होने लगे और अब शारीरिक संबंध बनाने के लिए ललायित रहते थे। तो इनका जीवन तामसिक वासना और काम वासना में जुड़ गया। अब इनको सिर्फ वही अच्छा लगने लगा। और इंटरनेट में बांटे अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इन्हें बहुत दुख होता है ये चीज़ याद करके
कि ये कितना पागल हो गए थे अपनी बीवी के साथ सेक्स के लिए। गांधी जी ने ये कहा है कि इस बीवी के चक्कर में ये अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते थे और मैक्सिमम टाइम ये अपनी बीवी के बारे में सोचते रहते थे। फिर एजुकेशन की बात करें तो इनकी फैमिली राजकोट चली जाती है। राजकोट में गांधी जी जाते हैं तो वहाँ पर वो 9 साल के होते हैं, वहाँ पर अपनी बेसिक स्कूलिंग पूरी करते हैं, जहाँ पे अर्थमेटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भाषा का ज्ञान लेते हैं। 11 साल के होते हैं, हाई स्कूल करते हैं राजकोट से। इनका 1 साल छूट जाता है इनकी शादी ब्याह के चक्कर में। इसके बाद आके अपनी स्कूलिंग पूरी करते हैं। इसके बाद ये सामलदास कॉलेज में जाते हैं भावनगर, पर वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह पाते, वो उसे छोड़ देते हैं। तो गांधी जी के फैमिली फ्रेंड होते हैं माओजी देव जोशी जी। ये इनसे कहते हैं कि तुम लंदन जाके लॉ परस्यू करो। ये आइडिया इन्हें बहुत अच्छा लगता है। सोचते हैं चलो मम्मी पापा से बात करते हैं, पर इनकी माताश्री नहीं मानती। रीज़न था कि ये नॉनवेज खाते हैं और सेक्स के आदी होते हैं। तो ये मंदिर में जाके माता रानी ने कसम दिलाती, अपनी माँ की कसम खाते कि नॉनवेज नहीं खाएंगे, वहाँ पे कोई गलत काम नहीं करेंगे। इनका भाई इन्हें सपोर्ट करता है। इसके बाद ये लंदन पहुँच जाते हैं। लंदन में इन्हें कुछ थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग मिलते हैं, जिसके चक्कर में रिलीजियस बुक्स पढ़ने लगते हैं, कुरान, बाइबल नई और पुरानी, और कई भारतीय धार्मिक पुस्तकें। जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित इन्हें बेटा करती है भगवत गीता। भगवत गीता के आइडिया से योगा, प्रैक्टिस, कर्मा, ये सारे सिद्धांत उठा लेते हैं। 4 सितंबर 1888 को बेटा लॉ की तैयारी के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए लंदन जाते हैं। वहाँ पे इनर टेम्पल में रहते हैं, 9 महीने लगातार पढ़ते हैं। उसके बाद सारे एग्जाम एक ही एग्जाम में, ये सारे सब्जेक्ट एक ही परीक्षा में पास कर लेते हैं। 10 जून को इन्हें बार में बुलाया जाता है, इन्हें इनरोल किया जाता है। अगले दिन इन्हें हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए इनरोल कर देते हैं और उसी के अगले दिन इन्हें वापस इंडिया भेज देते हैं। भारत आने के बाद ये पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद राजकोट आते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। फिर साउथ अफ्रीका के लिए इन्हें मौका मिलता है, साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। और जाहिर सी बात है इनके जो एक्सपीरियंस हैं, जो प्रैक्टिस इनके साथ थी वो बहुत अच्छी थी, और जो इन्होंने पढ़ा था वो सब इनका काम आया साउथ अफ्रीका। स्टीवर्ट क्रिप्स ने इनके बारे में कहा था कि ये कोई जादूगर नहीं, सिंपल इंसान नहीं है। इसके पास कई सारे रिलीजियस, धार्मिक दृष्टिकोण हैं, और एक ट्रेंड वकील है, तो बहुत वीक है, और रीजनिंग बहुत अच्छी है, मतलब तार्किक बुद्धि बहुत तेज है। तो ऐसा अपोनेंट ना हो तो अच्छा है। देखिए गांधी जी कब पैदा हुए, क्या किया, उसके बारे में आपका सामने यहाँ टेबल में भी लिखा हुआ है। इसको अब यहीं से देख लेंगे तो भी आपको हेल्प मिल जाएगी। इस टाइम पे गांधी जी बेटा पैदा हुए। इसके बाद लंदन गए पढ़ने, लंदन से लौटे तो दादा भाई से ने इन्हें फाइट करने के लिए साउथ अफ्रीका बुला दिया। फिर वहाँ पे एक ट्रेन से इन्हें फेंक दिया गया। ट्रेन वाला इंसिडेंट भी इनकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी था। यहीं से गांधी जी का महात्मा बनने का जर्नी स्टार्ट होती है। इसके बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं, उसकी पूरी टाइमलाइन स्टोरी ठीक से दी गई है। गांधी जी लॉयर बन के जब इंडिया आते हैं तो स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ पर दादा अब्दुल्ला एक मर्चेंट होते हैं, कहते हैं कि मेरे भाई के बिजनेस है, वहाँ पे चले जाओ साउथ अफ्रीका। तो ये चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। भैया इनका जाना बहुत ज़रूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, और 1893 में साउथ अफ्रीका पहुँचते हैं। इंडियन बिजनेसमैन जो होते हैं इनको इसलिए एडमायर करते थे क्योंकि इंग्लिश इनकी अच्छी थी और लीगल मैटर और गुजराती बैकग्राउंड था। गांधी सिर्फ रिच बिजनेसमैन को नहीं, बाकी जो वहाँ के गरीब लोग होते हैं उनके लिए भी सर्व करते हैं। ये बहुत बिजी थे उस टाइम पे, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बैरिस्टर थे पूरे नेटाल में जो इंडियन ओरिजिन के थे। साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता है, उसके अगेंस्ट भी ये काम करते हैं, और कई बार इन्हें भी ह्यूमिलेट होना पड़ता है ऐसे ऐसे केसेस में जो गांधी जी को खुद नहीं समझ में आता कि ह्यूमिलेशन क्यों हो रहा है। इसके बाद बेटा पोशिया जा रहे थे, तो इसके बाद इनको बीच में ट्रेन से फेंक दिया जाता है। ये इंसिडेंट बहुत ज़रूरी है, अभी आगे मैं इसे डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसके बाद 1893 में नेटल कांग्रेस फॉलो करते हैं, बनाते हैं और फाउंड करते हैं, और पहले सेक्रेटरी बनते हैं। इसके बाद एक अनदर इंडियन बैरिस्टर रहीम खान आ जाते हैं। इसके बाद थोड़ा फ्री होते हैं, फिर ये सारी बुक्स पढ़ते हैं बेटा। हेनरी डेविड से बेटा सिविल डिसोबीडियंस, जॉन रस्किन से अप टू हिज लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही रिफ्लेक्शन बेटा हिंद स्वराज में इनको बाद में मिलता है। इसके बाद राफेल वॉल्डो से इंडिविजुअलिज्म सीखते हैं। टॉल्स्टॉय द किंगडम विद इन यू, इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं महात्मा गांधी उस टाइम पे बेटा। तो ये बुक्स महात्मा गांधी के जीवन को बदलती हैं भगवद गीता के साथ। इसके बाद बेटा ये पीटर मिट्सबर्ग इंसिडेंट क्या होता है, पोशिया ट्रेन से जाना होता है महात्मा गांधी को। तो जब ये पोशिया जाने के लिए बैठते हैं
तो महात्मा गांधी जो बैठ रहे होते हैं तो इनसे कहा जाता है कि भाई आप फर्स्ट क्लास टिकट मत लीजिए। महात्मा गांधी सारी चीज़ें समझा देते हैं कि नहीं भैया मुझे फर्स्ट क्लास टिकट ही चाहिए, मेरे पास पैसे हैं, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझा देते हैं। तो टिकट वाला भी कहता है लो मरो जाके, हमसे क्या मतलब। फर्स्ट क्लास की टिकट लेके बेटा ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब ट्रेन में बैठते हैं तो अंग्रेज इन्हें देखते हैं, कहते हैं आप इसमें नहीं बैठ सकते, आप सबसे पीछे वाली बोगी में जाइए, थर्ड क्लास उसमें बैठिए। गांधी जी जाने से मना करते हैं, अपनी सारी बातें कहते हैं, इससे लोगों को बुरा लगता है तो इन्हें फेंक देते हैं। स्टेशन पे बैठ जाए, पीटर्सबर्ग बेंच पे बैठते हैं, ठंड वहीं बिताते हैं, वहीं सोचते रहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। इसके बाद यहीं से महात्मा गांधी बनते हैं, गांधी से महात्मा बन जाते हैं और फाइटिंग अपनी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है इनकी लाइफ का, और इसीलिए आज भी एक ब्रॉन्ज स्टैटू गांधी की चर्च स्ट्रीट पर खड़ी हुई है। वहां पे गूगल पे देखेंगे आपको मिल जाएगी। इसके बाद बेटा आपसे मैंने कहा कि जाहिर सी बात है बहुत सारे केसेस लड़ते थे, सब कुछ था। इसके बाद जब वहां से आते हैं इस केस से इनको बहुत बुरा लगता है, इसके बाद आके नेटाल इंडियन कांग्रेस बना लेते हैं। फिर फिनिक्स फॉर्म 1904 में करते हैं। टॉल्स्टॉय आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके चक्कर में फिनिक्स फॉर्म बनाते हैं। यहाँ से काफ़ी चीज़ें हाइजीन स्टार्ट करते हैं, साफ़ सफाई, सैनिटेशन, अच्छी डाइट और नेचुरल क्योर्स करने के लिए, और सेक्स के से छुटकारा पाने की कोशिश के लिए भी लोगों की मदद करते हैं। यही इकलौती चीज़ होती है जिससे फ्यूचर में भारत में गांधी जी के जो आश्रम आएंगे उसकी प्रारंभ रूपरेखा यहीं पर बन जाती है। उसके बाद गांधी जी एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं जिसे बेटा इंडियन ओपिनियन बोलते हैं। इसके बाद बेटा एक इंडियन लिटरेचर होता है जिसे तिरुकुरल बोलते हैं, तमिल में है, इससे सत्याग्रह फॉलो करते हैं। सत्याग्रह का जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली यहीं से फॉलो करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बेटा इसको भी यहीं पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसको याद किए बिना आपको दिक्कत होगी। तो आप ये जरूर यहीं से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सत्याग्रह के भी कॉन्सेप्ट्स गांधी जी ने यहीं से याद किए थे, तो आप ये भी इसी जगह से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बेटा गांधी जी अंग्रेजों के साथ थे कि नहीं, इसमें गांधी जी 2 वॉर होती हैं साउथ अफ्रीका में जिसमें गांधी जी अंग्रेजों का साथ देते हैं। एक तो बोर वॉर और दूसरा जुलू वॉर। इसमें गांधी जी अंग्रेजों का साथ देते हैं, कहते हैं कि मेरा मन तो कह रहा है कि मैं इनके साथ जो अनजस्ट हो रहा है उसका साथ दूं, बट क्योंकि मैं ब्रिटिश भारत का नागरिक हूं तो मैं अपनी लॉयल्टी या अपनी वफादारी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं छोड़ सकता, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, तो मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। तो इनमें दोनों को, इनको यहाँ और यहाँ दोनों में नोबल मेडल्स मिलते हैं। ये भी टाइटल है, ये भी आप यहीं से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बेटा महात्मा गांधी फाइट करते हैं रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। तो 1906 में रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है सबका। उस टाइम पे लॉ आ जाता है कि सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और अपने पास सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। तो इसके अगेंस्ट वो सत्याग्रह चला देते हैं और कहते हैं कि अपने सर्टिफिकेट जला दो। इन कैंपेन के अगेंस्ट गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर गांधी जी 1909 में लंदन ट्रैवल करते हैं और इसके बाद जो ट्रांसलेवर रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है वो रिपेल्ड हो जाता है। अच्छा, टॉल्स्टॉय फॉन गांधी जी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है आश्रम बनाने के लिए इंडिया में। पैसिव रेजिस्टेंस, सिविल डिसोबीडियंस, ये सारे मेथड यही सीखते हैं। इनको ये पता चल जाता है कि कैसे बड़े पब्लिक मास केयर के साथ जुड़कर अच्छा काम किया जा सकता है, तो उसके बारे में इसे सोचते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह जब स्टार्ट करना होता है, या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जिसे आप असहयोग आंदोलन बोलेंगे, ये सब स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे जो इन्होंने सख्त निर्णय लिए जैसे चौरी चौरा के बाद आंदोलन वापस लेना, ये सारी रूपरेखा इसी टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। मैंने जैसे आपसे बोला था मैं आपको ट्रांसवालन जो ट्रांसवाल मार्च है वो आपको बताएंगे। तो ट्रांसवाल मार्च क्या थी, साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं, मॉडरेट मेथड अपनाते हैं, पिटीशन वगैरह फाइल करते हैं। पर 1906 में क्या होता है, ये हो जाता है कि आप कहीं पे भी ट्रैवल करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा। गांधी जी कहते हैं चलो सत्याग्रह करते हैं। अब ये सारा होता है, मास सपोर्ट गांधी जी को मिलता है ना। और इस मूवमेंट को इंडियन प्रेस भी कवर करते हैं, बहुत सारे फंड्स आने लगते हैं, गोखले, अरविंदो घोष और सबसे। इस मनी से ये एक मार्च लंगेज चला सकते हैं, मूवमेंट अच्छा चला सकते हैं, फूड सप्लाई दे सकते हैं प्रोटेस्टर और देरी की फैमिली को। इसके बाद रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं मूवमेंट पे और कहते हैं हिंदू मैरिज जो है वो इलीगल है, इनवैलिड है। तो 200 नेटाल कोल माइनर्स के होते हैं। गांधी जी 1913 में एक मार्च लॉन्च करते हैं जो नेटाल से ट्रांसवाल तक होती है, और जो बॉर्डर होता है उसे लीगली क्रॉस करते हैं बिना परमिट के। इसके बाद वहाँ पे जर्नल स्मथ्स होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते, बाद में ये इनको पकड़ लेते हैं और दोनों को जेल में डाल देते हैं। इसके बाद शुगर केन प्रोटेस्ट होती है मिड नवंबर 1913 में। गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं, तो जो शुगर केन के प्लांटर्स होते हैं वो हार्म करते हैं, इंडियन लेबर्स होते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, मार्च करने लगते हैं शहर की तरफ।
सेल्फ ऑर्गेनाइज होता है, इसमें कोई भी रूल नहीं होता। जो ट्रांसवाल मार्च होती है और गांधी जी अरेस्ट, इससे इंस्पायर होकर वो लोग भाग रहे होते हैं। गांधी जी को राजा बोला जाता है, अपने मन की मर्जी के मालिक थे। और दूसरा ये होता है कि जो ये होते हैं फार्मर्स, प्लांटर्स और ये लेबर्स और ये शुगर प्लांटर्स, ये क्या करते हैं कि ये मैं जब अपना ये मार्च स्टार्ट करते हैं तो चाकू, डंडा और पत्थरों से पुलिसमैन को भी मारते हैं, बहुत इंजरी भी आती है। इसके बाद इंडियन लेबर्स सेम काम डरबन में भी यही करने लगते हैं। इनकी डिमांड होती है कि पोल टैक्स हटा दिया जाए, फ्री ट्रैवल दिया जाए, वोटिंग राइट्स दिए जाए और गांधी जी को आज़ाद कर दिया जाए। तो उसके बारे में बेटा आपका यहाँ पे एक टेबल है, ये आप अगर चाहें तो गूगल पे भी मिल जाएगा। ये मुरुनल से निकाला गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। तो इसमें आप इनमें पहले इन्होंने मैरिज को इनएक्टिव है डिक्लेयर इनवैलिड कर दिया, फिर 3% 3 पाउंड टैक्स लगा दिया। फिर नेटाइल की मार्च हुई, इसके बाद शुगर प्लांट डरबन मार्च हुई, फिर स्मथ पे इंक्वायरी लगी, कोल माइनर्स की स्ट्राइक हुई, फिर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, फिर गांधी जी इंग्लैंड गए और वहाँ से वापस इंडिया चले जाएंगे। तो ये एक स्टोरी टाइमलाइन है इनकी, ये भी आप यहीं से पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हैं, कैसे प्रोटेस्ट हुआ, कब मोमेंटम आया, गांधी जी ने अपनी रिपोर्ट, गवर्नमेंट इनेक्टेड इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट। गांधी जी फिर 1914 में, जुलाई 1914 में चले जाते हैं। जून में गवर्नमेंट इंग्लैंड में इनसे बात करती है, सारी बातें होती हैं। आउटकम आता है इंडियन लेबर सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको परमिट दिया जाए 3 साल का और हर साल उसको रिन्यू ना कराया जाए। इंडियन मैरिज लीगल होंगी और एबॉलिश कर दो 3 पाउंड का जो टैक्स है। जनरल स्मिथ कहते हैं कि अच्छा हुआ ये इंसान चला गया यहाँ से, अब ये साधु वापस इस धरती पे ना आए, क्योंकि जनरल स्मिथ इतना परेशान इनसे हो चुके होते हैं। इसके बाद बेटा महात्मा गांधी को अगर हम यहाँ पर थोड़ा देखें तो सार्वभौमिकता की बात करें तो गांधी बहुत जरूरी थे। हिंदू मुस्लिम धर्मनिरपेक्षता की बात में बहुत आगे थे, सबको फॉलो करते थे, कहते थे हर बैकग्राउंड के लोग एक साथ रहेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी चीज़ें बनेंगी। तो हर बैकग्राउंड के लोगों को अपने साथ रखते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनको याद रखते थे और उनकी आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करते थे। तो ये महात्मा गांधी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है बेटा, इसको वो लगातार करते रहते हैं। इसके बाद इनके साथ ये भी हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब आए तो इन्होंने ये देखा कि भैया अपर क्लास का ही है तो इसको भी इनको चेंज करना है, तो ये सारे रोल्स इन्हें यहीं से मिले। गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी भी फ्री आइडियोलॉजी रखते थे, पर ये बहुत प्रिविलेज लाइफ जीते थे। पर जब महात्मा गांधी आएंगे तो ये गरीबों की लाइफ जिएंगे, सामान्य जीवन जिएंगे, सिंपल थिंकिंग है, सिंपल लिविंग है और एक हाई थिंकिंग की आइडियोलॉजी है, तो एक साधारण व्यक्ति को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें चलती रहेंगी। इसके बाद गांधी जी महिलाओं के साथ कैसे थे, तो महिलाओं के साथ इनके रिश्ते अच्छे थे। पहली बार अपर क्लास की महिलाओं ने पार्ट लिया युद्ध में और इनके साथ प्रोटेस्ट करती थी। गांधी जी को पता था कि इंडियन स्ट्रगल में फीमेल्स को अंदर लाना जरूरी है, क्योंकि वो मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी जी को प्राण जीवन मेहता जी ने पहली बार जीके गोखले को टेस्ट लिखा था, उसमें महात्मा गांधी नाम यूज़ किया था। और गुहा कंपेयर्स करते हैं महात्मा गांधी और मेहता के रिलेशन को मार्क्स और एंगल्स की तरह। तो अगर आप कभी मेंस में ये लिख देंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगी। गांधी की बुराइयां भी हुई हैं, जाहिर सी बात है, कई फ्रीडम स्ट्रगल इनको पसंद नहीं करते थे। आप देखेंगे नेशनल कांग्रेस में जब महात्मा गांधी आएंगे तो इन्हीं बेसन जैसे लोग चले जाएंगे। और साउथ अफ्रीका में भी एक जर्नलिस्ट होते हैं पीएस अय्यर, ये इनके अगेंस्ट खड़े होते हैं। क्या होता है, जो महात्मा गांधी होते हैं जाहिर सी बात है रिच क्लास के वकील बन के आते हैं, तो ये रिचर क्लास के होते हैं, पीएस अय्यर गरीबों के होते हैं। तो ये कहते हैं कि भैया जो मूवमेंट है वो स्लो चलना चाहिए, ट्रांसफर तक इन्हें का पूरे इंडिया में होना, पूरे साउथ अफ्रीका में सेम मूवमेंट होना चाहिए। इन्होंने कहा सिर्फ ये टैक्स खत्म होनी चाहिए, पिटिशन ये सब इन्होंने कहा सब खत्म करके हमें एक बड़ा मास मूवमेंट चलाना चाहिए, ताकि हम इन सब चीज़ों को रिवर्स कर दें और इन सब चीज़ों को अपने साथ कंट्रोल कर पाएँ। तो सब कहते हैं भाई ये तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, इसको करने से हमें ही प्रॉब्लम होगी। तो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट चलते हैं अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ में, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आप यहीं से देख लीजिएगा। इसके बाद बेटा गांधी जी एज अ ब्रिटिश पैट्रियट अगर बात करेंगे तो जनरली गांधी जी एक ब्रिटिश पैट्रियट है। उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न बेटा आपके सामने मैं बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बेटा महात्मा गांधी जो हैं इन्होंने कई वॉर्स में ब्रिटिशर्स का साथ दिया। इनको ये लगता था कि ब्रिटिशर्स इनका हमेशा साथ देंगे और इनके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के सिटीजन हम लोग भी हैं। क्योंकि इन्होंने बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, सब कुछ किया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। जैसे आप देखें फंडामेंटल राइट्स, लिबर्टी, ये सब जो बेटा ब्रिटिशर्स को दिया जा रहा था,
ये इंडियंस को भी दिया जाना चाहिए, तो ये नहीं लगता था, क्योंकि हम ब्रिटिश एम्पायर के ही सिटीजन हैं, तो ये सारे राइट्स हमें भी मिलने चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने पूरा प्लान बनाया, इसको समझा, और ये हमेशा लॉयल रहे ब्रिटिशर्स के लिए तब तक जब तक कि नहीं पता चला कि ब्रिटिशर्स के मंसूबे गलत हैं। इसके बाद गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो बेटा ये वापस आते हैं तो ऐसा नहीं इनके आते ही इनकी न्यूज़ पहले से गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग इंडिया में पहुंचा रहे होते हैं और इनको सब लोग जान रहे होते हैं यहाँ पर। जब ये आते हैं तो गोखले के कहने पर ये तुरंत किसी पॉलिटिकल पार्टी में ना जुड़कर सीधे भारत भ्रमण के लिए निकल जाते हैं गोखले के कहने पर, और भारत भ्रमण ये प्रारंभ कर देते हैं। 1 साल भारत घूमने के बाद ये वापस आते हैं तो सत्याग्रह आश्रम साबरमती में इस्टेब्लिश करते हैं अहमदाबाद के बाद। इसके बाद ये न्यूज़पेपर के एडिटर बन जाते हैं, यंग इंडिया इंग्लिश में और नवजीवन गुजराती में। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, बट एक्टिवली ये अभी नहीं आते। इससे पहले कई सारे छोटे छोटे मूवमेंट करते हैं जिनको ये सत्याग्रह बोलते हैं। गांधी जी अपनी लाइफ में मैनकाउंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं। कहते हैं अगर आप सच के पीछे रहेंगे तो आप सब कुछ पा पाएंगे और जस्टिस और सब आपके हाथ में होगा। फिर बेटा पहला सत्याग्रह चंपारण होता है। चंपारण सत्याग्रह जो है वो नील की खेती करने वाले किसानों के साथ होता है। यहाँ पर क्या होता है, नील की खेती के लिए एक सिस्टम चलता है जिसे 3 कठिया बोलते हैं। इसमें जो आपका ज़मीन है उसके 3/20 भाग में आपको खेती करनी है सिर्फ नील की, और नील की खेती आप लगातार करेंगे, जिसके साथ आपका एक एग्रीमेंट है। वो ब्रिटिश प्लांटर्स और मर्चेंट्स हैं जो आपसे नील खरीदते थे। बट जर्मनी में आर्टिफिशियल डाई इन्वेंट होने के बाद अब इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं थी, तो ये लोग चाहते थे इनसे फ्री हो जाए। बट फार्मर्स कहते थे सर हमारा जो फसल का नुकसान है उसका पैसा दीजिए, उसके बाद हमें एग्रीमेंट से फ्री कर दीजिए। गांधी जी इस मुद्दे के लिए बुलाए जाते हैं, राजकुमार शुक्ला इन्हें बुलाते हैं। गांधी जी के साथ एसोसिएशन करते हैं ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, जीबी कृपलानी, गोरख प्रसाद। ये जो बेटा है इसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो ये दोनों याद कर लीजिएगा। फिर इसके लिए गांधी जी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। बाद में इंक्वायरी कमेटी बनती है जिसमें गांधी जी भी मेंबर होते हैं। बाद में इनको टोटल का 25% रिफंड किया जाता है, जिसमें फार्मर्स कहते हैं, प्लांटर्स कहते हैं गांधी जी ये तो बहुत कम है, तो गांधी जी कहते हैं कि कुछ नहीं से कुछ सही है, तो इतना ही आप रख लें। इसके बाद बेटा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या होता है, डिस्प्यूट होता है मिल ओनर्स का और वर्कर्स का, क्योंकि ये प्लेग बोनस को डिसकंटिन्यू करते हैं। गांधी जी वर्कर से कहते हैं कि 35% वेजेस इंक्रीज और 20% बोनस दोनों मांगो, बल्कि एम्प्लॉयज़ पहले से 20% बोनस मांग रहे होते हैं। गांधी जी के एडवाइस पर वर्कर्स नॉन वायलेंट रहते हैं स्ट्राइक पे। गांधी जी इस मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं और भूखे मरने लगते हैं। और फाइनली ओनर मिल जो मिल के वर्कर ओनर होते हैं वो एग्री कर लेते हैं 30% वेजेस इंक्रीज करना। इसके बाद अंबालाल साराभाई बेटा इसके ओनर होते हैं, वो गांधी जी के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। उसके बाद भी गांधी जी इनके अगेंस्ट मूवमेंट करते हैं। गांधी जी सत्य का साथ देते थे भले वो किसी के साथ हो। इनकी बहन जो होती है मतलब अंबालाल साराभाई की अनुसुईया बहन, ये गांधी जी को साथ देती हैं और इस टाइम पे गांधी जी मिल जाती हैं, गांधी जी से मिलती हैं और गांधी जी के साथ हो जाती हैं। इसके बाद बेटा खेड़ा मूवमेंट होता है। खेड़ा बेटा गुजरात के गांव का छोटा सा प्लेस है। यहाँ पर फेमाइन आया होता है, बहुत बुरी हालत होती है, क्रॉप फेलियर हो रहा होता है, तो लोग क्या वो नहीं देना चाहते हैं टैक्स। तो गांधी जी आते हैं, कहते हैं आप लोग टैक्स बिल्कुल ना दीजिए, अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़े हो जाइए। बाद में इनको पता चलता है कि बाद में इनको ये पता चलता है कि गांधी जी के देखते हैं कि भैया ये पहले से एक आदेश आया हुआ है जिसके थ्रू ये कहा गया है कि सबको टैक्स नहीं देना, जो कैपेबल है वही देंगे, तो यहीं पे ये मूवमेंट भी खत्म हो जाता है। ये 3 मेजर मूवमेंट गांधी जी के होते हैं अपने टाइम पे। इसके बाद गांधी जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सबसे पहले रॉलेट एक्ट सत्याग्रह करते हैं। तो ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह होता है जो बहुत बुरा चला जाता है, और रॉलेट सत्याग्रह को गांधी जी ब्लंडर मिस्टेक बोलते हैं। एनार्की एंड द रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट है बेटा। रॉलेट एक्ट में क्या होता है, किसी को भी हम बिना ट्रायल के जेल में डाल सकते थे। बहुत ज़्यादा इल होता है। हार्वेस कॉबस मतलब इस टाइम पे सस्पेंड रहता है। मोहम्मद अली जिन्ना काउंसिल से रिज़ाइन कर देते हैं। इसको बहुत गंदा एक्ट माना जाता है। गांधी जी सत्याग्रह सभा को जुलाई 1999 ईयर्स की स्टार्टिंग में फॉलो करते हैं, और ये पहला ऑल इंडिया मूवमेंट होता है। ये सपोर्ट किया जाता है अब्दुल बरी और फिरंगी महल लखनऊ से। 6 ये भी इन्हें सपोर्ट करते हैं। 6 अप्रैल को डेट फिक्स होती है हड़ताल की, और इसे नेशनल ह्यूमिलेशन डे बनाया जाता है। 10 अप्रैल को बेटा सत्यपाल और सफरुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन बेटा सब लोग जलियांवाला बाग में पंजाब में अमृतसर में कलेक्ट होते हैं। मिशेल ओ डायर गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। उनके ऑर्डर पर जनरल डायर
गोली चला देते हैं और तकरीबन 379 लोग मारे जाते हैं, जो एक गलत दायरा है। इसमें हज़ारों लोग मारे जाते हैं। हंटर कमेटी आती है बट वो डिसीजन सही नहीं देती, जनरल डायर को पब्लिक वहाँ ब्रिटिश ऑनर देती है। ऊधम सिंह 1940 में, मिशेल ओडायर जो गवर्नर होते हैं उस टाइम पे पंजाब के, उनको मार देते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो होते हैं इस टाइम पर नाइटहुड को, अपने टाइटल को वापस दे देते हैं। गांधी जी भी इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते और वो भी अपना केसरी हिंद टाइटल वापस दे देते हैं। इसके बाद गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह को बेटा हिमालयन ब्लंडर बोलते हैं, क्योंकि अभी पब्लिक तैयार नहीं होती है, गांधी जी को पता नहीं होता। तो अब ये पब्लिक को प्रोटेस्ट के लिए तैयार करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आता है बेटा। खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में ध्यान रखिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होती है, टर्की शत्रु राष्ट्रों की तरफ से लड़ता है तो टर्की को डिसबैंड कर दिया जाता है, उसकी टेरिटरी बांट दी जाती है। तो जो टर्की के सुल्तान होते थे वो खलीफा, मतलब मुसलमानों के रिलीजियस हेड माने जाते थे, धार्मिक गुरु माने जाते थे विश्व के। तो मुसलमान खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करते, कहते टर्की को इतने एरिया दिए जाएं कि पवित्र एरिया को बचा पाएँ और साथ दे पाएँ। तो खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी, ये सब मिलके बनाते हैं। गांधी जी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं, खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट बनते हैं। ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में होती है, बाइकॉट को अप्रूवल देती है जून में और गांधी जी को कहती है कि वो मूवमेंट अपने हिसाब से लेट करें। खिलाफत कमेटी भी लॉन्च करती है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है। और 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया जाता है, स्पेशल सेशन होता है सितंबर 1920 में, जिसमें पंजाब एंड खिलाफत रॉन्ग्स को रिमूव करने और स्वराज को इस्टेब्लिश करने की बात की जाती है। नागपुर के सेशन में भी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात की जाती है और ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसमें बेटा ध्यान रखिएगा कि मेंबरशिप गांधी कम कर देते हैं ताकि हो। कांग्रेस वर्किंग कमेटी फॉर्म की जाती है 15 मेंबर्स की। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत मेजर चेंजेस किए जाते हैं। सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जाती थी, स्वराज की बात की जाती है, लेजिटिमेट मैनर से ही मांगी जाएगी। तिलक इस टाइम पे मर जाते हैं, उनके नाम पर तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है 1 अगस्त 1920 को और इसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। ये नॉन कॉर्पोरेशन पूरी तरह इम्प्लीमेंट था, स्वराज 1 साल में मिल जाएगा, गांधी जी ने बोला था। बट इसमें कई सारे लीडर्स होते हैं जो गांधी जी के साथ नहीं होते। तो इस टाइम पर जिन्ना, GS खरपड़े, विपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट कांग्रेस छोड़ देती हैं। लीडरशिप नए लोगों के हाथ में आ जाती है, जिसमें गांधी, CR दास, मोतीलाल नेहरू आते हैं। इस टाइम पर बेटा कई सारे विश्वविद्यालय एग्जिस्टेंस में आते हैं, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में, बाद में दिल्ली शिफ्ट हो जाता है, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ। इसमें फेमस टीचर जैसे आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन, लाला लाजपत राय पढ़ाते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी ICS को छोड़ देते हैं और नेशनल कॉलेज कोलकाता का होता है, वहाँ के प्रिंसिपल बन जाते हैं। गांधी जी भी अपना केसरी हिंद मेडल वापस दे देते हैं। इस टाइम पे कई प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं, CR दास, मोतीलाल नेहरू, M जयकर, सफेद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, राजा गोपालाचारी, T प्रकाशन, आसिफ अली। ये अपनी लेजिस्लेटिव, अपनी लिक्रेटिव प्रैक्टिस, मतलब जो कोर्ट में प्रैक्टिस होती है उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद कराची रेजोल्यूशन पास होता है, जिसमें कहते हैं 1921 में कि कोई भी मुस्लिम ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन नहीं करेगा। इसके बाद कई कैपिटलिस्ट होते हैं, जिसमें उमर साबहानी होते हैं, वो इनको ज्वाइन करते हैं। उसके बाद दुर्गीलाल गोपाल कृष्णा भी गुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में सेम चीज़ चलाते हैं, म्यूनसिपालिटी टैक्स देने को मना करते हैं। इसके बाद गांधी जी कहते हैं कि बारदौली तालुका से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, जो अगला हायर स्टेज होगा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का। बट उससे पहले चौरी चौरा हो जाता है 5 फरवरी 1922 को। डेट थोड़ा सही कर लीजिएगा बेटा, गलत हो गई यहाँ पे। इसके बाद ये मूवमेंट 12 फरवरी को वापस ले लेते हैं और इसके बाद यही इकलौता ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें बेटा हिंदू मुस्लिम एक साथ होते हैं और ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होगी। मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम होता है नॉन कॉर्पोरेशन का और इससे बड़ा मूवमेंट इसके बाद होगा भी नहीं। इसके बाद बेटा स्वराज पार्टी, जब गांधी जी जेल चले जाते हैं, मूवमेंट खत्म हो जाता है, तो चेंजर और प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स आ जाते हैं। जिसमें अगर आप नो चेंजर्स की बात करोगे तो उसमें वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजा गोपालाचारी और प्रो चेंजर में CR दास, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय। देखिए वल्लभ भाई पटेल पहले नो चेंजर्स में थे, बाद में प्रो चेंजर्स में आ जाते हैं। इन्हें लगता है लोअर लेवल पे काम करना जरूरी है। इसके बाद बेटा ये दोनों इस चीज़ में, जो नो चेंजर्स होते हैं वो कहते हैं कि भैया जो गांधी जी ने कहा हम वही करेंगे। गांधी जी ने इलेक्शन बाइकआउट करने को कहा था 1919 के, हम करेंगे। तो प्रो चेंजर्स, प्री चेंजर्स कहते हैं कि भैया इलेक्शन होने चाहिए, इसमें लेंगे। तो 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफत
पार्टी बना दी जाती है, पार्टी अब पार्टी के अंदर रहती है। दिल्ली कांग्रेस में अब्दुल कलाम आज़ाद परमिट देते हैं स्वराजिस्ट को कॉन्टेस्ट करने के इलेक्शन। इसके बाद गांधी जी आते हैं, गांधी जी स्वराजिस्ट को बेलगांव सेशन में अपने अंदर कांग्रेस का ही पार्ट मान लेते हैं। इलेक्शन होते हैं 1923 में, 101 में से 42 सीटें जीत जाते हैं ये लोग। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट स्पीकर बन जाते हैं 1925 में। मोतीलाल नेहरू पहले सेशन में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इसके बाद सी आर दास मेयर बनते हैं कोलकाता के, और इनके सेक्रेटरी की तरह वर्क करते हैं, सीईओ की तरह सुभाष चंद्र बोस। वल्लभ भाई पटेल जो होते हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं अहमदाबाद म्यूनसिपाल्टी के। राजेंद्र प्रसाद पटना म्यूनसिपाल्टी के प्रेसिडेंट। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद म्यूनसिपाल्टी के प्रेसिडेंट। नो चेंजेस में राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल भी बाद में लोकल बॉडीज ज्वाइन ही कर लेते हैं, बट स्वराज पार्टी ज़्यादा दिन नहीं चलती। 1925 में सी आर दास के मरने के बाद पावर और रैंक के चक्कर में ये ख़त्म हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नो चेंजेस भी अपने लिए काम कर रहे थे, तो ये क्या करते हैं, नो चेंजेस खादी को प्रमोट करते हैं, अनटचेबिलिटी के लिए काम करते हैं, आश्रम्स और नेशनल स्कूल इस्टेब्लिश करते हैं। लाहौर सेशन होता है, ठीक है, इस टाइम पर सब लोग बाहर चले जाते हैं और सब लोग लेजिस्लेचर को छोड़ देते हैं। और ये आपको याद रखना है, चित्तरंजन दास पहले मेयर थे कोलकाता के। इसके बाद साइमन कमीशन, सॉल्ट सत्याग्रह। 1919 के एक्ट में कहा जाता है कि 10 साल बाद हम फिर से देखेंगे कि हमें क्या लेजिस्लेटिव चेंज करने हैं, इसके लिए साइमन कमीशन लाई जाती है। बस साइमन कमीशन जो लाई जाती है ये बहुत वीक होती है, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होता, तो इसको कोई भी फॉलो नहीं करता। गांधी जी भी इसके अगेंस्ट थे, कांग्रेस भी इसके अगेंस्ट थी। गांधी जी कहते हैं कि अब हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, हमें स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात होगी। तो इंडिपेंडेंस के लिए 31 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन में कहा जाता है कि 26 जनवरी से हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। तो लाहौर में रावी नदी के किनारे 26 जनवरी 1930 को हम पहला अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। गांधी जी टैक्स सॉल्ट पे बढ़ा देते हैं और सत्याग्रह इसी बात पर लॉन्च होता है। डांडी मार्च स्टार्ट होती है, प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होती है और गांधी इरविन पैक्ट होता है। बैकग्राउंड सॉल्ट सत्याग्रह क्या क्या है, पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वराज डे बनाते हैं। महात्मा गांधी प्लान करते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि सॉल्ट से मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और इनको लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये इसका साथ नहीं देते हैं। फिर गांधी जी की चूज़ बहुत अच्छी थी, इन्हें पता था कि भाई 8% से ऊपर टैक्स लेते हैं तो ब्रिटिश राज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये अपना मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। पहले 1882 तक सॉल्ट में बिना टैक्स दिए जो सी शोर पे रहते थे वो नमक बना सकते थे, बाद में उन पर टैक्स लगा दिया गया था, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। फिर सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। 2 मार्च को प्लान बनता है, गांधी जी अपने प्लान के बारे में बता देते हैं। फिर 241 माइल का डिस्टेंस स्टार्ट करना होता है, मार्च में स्टार्ट करते हैं। 12 मार्च को दांडी के लिए 80 फॉलोवर इनके साथ जाते हैं साबरमती आश्रम से। तो इसके बाद सब देखते हैं कि दांडी मार्च कैसे पूरी होगी। साबरमती से दांडी जाने की कोशिश करते हैं, रास्ते में कई लोग इन्हें मिलते जाते हैं, पब्लिक स्पीचेस देते हैं, फॉरेन जर्नलिस्ट होते हैं, उनके लिए आर्टिकल लिखते हैं, तो इंटरनेशनली फैल जाते हैं। गांधी जी सबके घर पे वेस्ट में पहुंच जाते हैं। सरोजिनी नायडू भी इनको ज्वाइन कर लेती हैं और 5 अप्रैल को ये दांडी पहुंचते हैं। 50,000 से ऊपर लोग इनके साथ होते हैं। 6 अप्रैल को ये नमक कानून वहाँ पे तोड़ देते हैं। जैसे ही नमक कानून तोड़ते हैं, इसका इफेक्ट क्या होगा, 60,000 लोग गांधी जी के साथ अरेस्ट कर दिए जाएंगे। इसके बाद कई जगह ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सॉल्ट टैक्स के साथ अनपॉपुलर टैक्स जैसे होता है, ठीक है, फॉरेस्ट लॉज, चौकीदार टैक्स, लैंड टैक्स, इन सब के बारे में कांग्रेस पार्टी लीगल डिक्लेयर कर दी जाएगी। कोलकाता से कराची हर जगह ऐसे वायलेंट के इंसिडेंट होते हैं, पर गांधी जी इस मूवमेंट को वापस नहीं लेते। सी राजा गोपालाचारी भी सेम मूवमेंट स्टार्ट करते हैं साउथ ईस्ट में, त्रिची से वेदरयम तमिलनाडु में। के कृपलाने के कलेपन भी यही काम करते हैं, कालीकट से पेनियार में, मालाबार रीजन में। ऐसे कई सारी चीज़ असम और आंध्र प्रदेश में होती है। गांधी जी के डिसाइपल गफ्फार खान अफ़गानिस्तान में भी यही काम करते हैं, पेशावर के पास, और इनके खुदाई खिदमतगार होते हैं। इनके ऊपर बिना कारण के अंग्रेज गोली चला देते हैं, जिसपे मीडिया में आ जाता है कि निहत्तों को इन्होंने मारा। तो कई सारे ऐसे सत्याग्रह होते हैं जिसमें वुमेंस भी पार्ट लेती हैं। फॉरेन क्लोथ बायकॉट किए जाते हैं, दारू की दुकान के बाहर बैठा जाता है, दुनिया में पूरे इंडिया में स्ट्राइक चलती हैं। इसके बाद 21 मई 1930 को प्रोटेस्ट स्टार्ट होती है, वायलेंट प्रोटेस्ट होती है। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट सरोजिनी नायडू करती हैं दर्शना सॉल्ट वर्कर के साथ, जिसमें बहुत बुरी तरह लाठीचार्ज होता है, 2 लोग मर जाते हैं, काफ़ी लोग इंजर्ड होते हैं। इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट करती है और ब्रिटिश पॉलिसी इसको वर्ल्ड के सामने ले आती है।
गवर्नमेंट इस मूवमेंट से हिल जाती है, नॉन वायलेंट नेचर होता है, इसलिए इसे सप्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। इस मूवमेंट के 3 फैक्ट आते हैं। इंडियन स्ट्रगल को लाइमलाइट में वेस्टर्न मीडिया के लिए आए, इसमें वुमेन और डिस्प्रेस क्लास भी डायरेक्टली फ्रीडम मूवमेंट में लग गई। इसने दिखा दिया नॉन वायलेंट सत्याग्रह एक ऐसा टूल है जिससे इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट या साम्राज्यवादी के अगेंस्ट लड़ा जा सकता है। गांधी जी को जेल से छोड़ दिया जाता है, लॉर्ड इरविन से मिलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म होता है और सेकेंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में जाने को तैयार हो जाते हैं। मुस्लिम का सपोर्ट इसमें लिमिटेड है, ये कई सारे कंसेशन नहीं ले पाए। इसके बाद बेटा जब ये मूवमेंट ख़त्म हो जाता है, इसमें बाकी फेमस जो चीज़ें याद देख लिया, इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें कि जो मेन वेस्टर्न आपके पत्रकार थे जिन्होंने इनके लिए काम किया, वो अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिलर थे। इसकी पब्लिसिटी इन्होंने सबसे ज़्यादा की। इसके बाद बेटा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। इसको जब इससे पहले बेटा एक और है, रानी गैदिल्लियों के बारे में बात करनी है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रानी थी नॉर्थ ईस्ट की। इनको बेटा आज़ादी के टाइम तक नहीं छोड़ा गया, 32 से 47 तक जेल में रहे, उसके बाद इन्हें छोड़ा गया। इसका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें जाते हैं गांधी जी जब वहाँ पहुँचते हैं। इससे पहले स्वराज को बाहर निकालना, उनके सारे राइट्स कॉलेज वाले सब छोड़ना, बस भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के लिए कुछ नहीं कर पाते, बाकी सब करते हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो यहाँ पे जो डिप्रेस क्लास होती है उनके लिए भी सेपरेट लेजिस्लेशन की बात होती है, जो गांधी जी को पसंद नहीं आता। गांधी जी मूवमेंट बीच में छोड़ के, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़ के वापस आ जाते हैं। इंडिया आते ही इनको तुरंत पुणे की जेल में डाल दिया जाता है और यरवदा में डाल दिया जाता है। वहाँ पे फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट कर देते हैं, मूवमेंट स्टार्ट नहीं होता, कांग्रेस काम नहीं कर रही। इसी टाइम पे अम्बेडकर आते हैं। अम्बेडकर इनके बीच में एक पूना पैक्ट साइन होता है जिसमें डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट लेजिस्लेशन की बात की जाती है और इनको रिजर्वेशन दिया जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी में सीट्स दी जाती हैं। ये डॉक्टर अम्बेडकर और MC रजा होते हैं, इनके साथ मिलकर होता है गांधी का, और मदन मोहन वाइली इसमें सपोर्ट करते हैं। इसके बाद गांधी जी जब जेल से छूटते हैं, ये साबरमती आश्रम नहीं जाते, ये कसम खा लेते हैं जब तक स्वराज नहीं मिलेगा तब तक ये सेवाग्राम आश्रम वर्धा में ही रहने लगते हैं। यहीं से इन्होंने बेटा हरिजन सेवक संघ फाउंड किया और 1933 में हरिजन टूर किया ताकि फंड्स कलेक्ट कर पाएं लोगों की सेवा के लिए। इसके बाद बेटा इनका क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। गांधी जी वर्ल्ड वॉर सेकंड प्रोग्रेस होती है, गांधी जी को पता था कि अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की तरह वर्ल्ड वॉर सेकंड में हम इनका साथ देंगे तब भी ब्रिटिश नहीं मानेंगे, तो कहते हैं तुम भारत छोड़ दो। अंग्रेज कई बार कहते हैं कि सर देखिए ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, देश खतरे में हो। कहते हैं सर वो खतरा हम संभाल लेंगे, आप उसके लिए परेशान हो, आप देश छोड़ो, हम अपने देश को संभाल लेंगे। तो बहुत हार्श होते हैं इस टाइम पर। गांधी जी वगैरह सबका इसी टाइम पर जेल में डाल दिए जाते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह चलता है, मूवमेंट चलता रहता है जब तक कि मूवमेंट में ब्रिटिशर्स तैयार नहीं हो जाते इस मूवमेंट में पावर को अंग्रेजों से इंडियंस को देने के लिए। 1 लाख से ऊपर पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं जिनको गांधी जी के साथ रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद बेटा इंडिपेंडेंस जब आती है तो कैबिनेट मिशन प्लान के साथ आती है, बट इस टाइम पे पार्टीशन की बात होती है। गांधी जी इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, गांधी जी को दुख लगता है, पर सरदार पटेल कहते हैं सिविल वॉर ब्रोक होने से अच्छा है पार्टीशन। तो यहाँ पर आप ये कहें गांधी जी रिस्पॉन्सिबल थे तो नहीं थे, नेहरू और पटेल भी रिस्पॉन्सिबल उतने ही हैं। गांधी जी फोकस करते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे, वो फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ जाते हैं 2 बातों पे। एक तो कम्युनल वायलेंस रुकना चाहिए, दूसरा जो आपने एक एग्रीमेंट किया था पार्टीशन काउंसिल एग्रीमेंट जिसके तहत आपको 55 करोड़ पाकिस्तान को देने चाहिए थे, वो आप दे दीजिए। तो अल्टीमेटली सारे पॉलिटिकल लीडर्स इनको मनाने में लग जाते हैं कि इनका फास्ट टूटे पर नहीं टूटता, तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। इसके बाद असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, कई रूमर्स हैं कि इन्हें किसी ने मरवाया, पर ऐसा कुछ नहीं है। गांधी जी को गोड़ से मारते हैं, मारने का रीज़न होता है 55 करोड़, जो 55 करोड़ गांधी जी बोल रहे होते हैं, पर अगर लीगल डॉक्यूमेंटेशन साइन है तो मिलना चाहिए था, वो नहीं दिया जाता। इस पेमेंट पे इन्हें मार देते हैं और नारायण आपते और इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। ऑलरेडी महात्मा गांधी ने कहा था कि ये कम्युनल राइट्स अब मेरी डेथ के साथ ही रुकेगी, जब तक मेरी डेथ नहीं होगी तब तक ये कम्युनल राइट्स हम नहीं रोक सकते। तो इस कम्युनल राइट्स को हमें ठीक से ध्यान देना है और इस पर हमें काम करना है ताकि कम्युनल राइट्स कहीं ना कहीं से रुक जाएं, वरना हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारी डेथ के साथ ही कम्युनल राइट्स रुकेंगी। तो उनकी डेथ की बात होती है और एसिसिनेशन इनका नाथूराम गोडसे कर देते हैं। नाथूराम गोडसे जस्टिफाइड है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है आप फादर ऑफ नेशन को मार रहे हैं। 55 करोड़ को छोड़ के बाकी उनकी कोई भी डिमांड गलत नहीं थी। लोग कहते हैं RSS महा और महासभा भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, बट इस पर कोई भी ट्रेस नहीं मिला बाद में, तो ये बिल्कुल क्लीन चिट में आ जाते हैं। इसके बाद
गांधी जी ने जो भी अपोजिशन किया वो सही था। गांधी जी के बहुत फर्म फॉलोअर थे नथुराम गोडसे खुद भी, बट बाद में नथुराम गोडसे गांधी जी के अगेंस्ट होते हैं उनकी आइडियोलॉजी के चक्कर में। अगर उनकी आइडियोलॉजी अच्छी होती तो महात्मा गांधी कभी के अगेंस्ट नथुराम गोडसे कभी भी ना जाते। ये एक रीज़न था जिसके चक्कर में ये पार्टीशन के बाद का हुआ बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, नथुराम गोडसे ने मारा। आज भी कई मीडिया और कई सारी हिस्ट्री के नोट्स हैं जो इनसे बोलते हैं नथुराम गोडसे ने ऐसे ही किया, जेन्युइनली उन्होंने गलत किया था। इसके बाद महात्मा गांधी की लिगेसी की बात करोगे तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी से बड़ा नाम बेटा पूरी धरती पे कोई नहीं है। वेजिटेरियन, ब्रह्मचर्य की बात करो, साधारण की बात करो, भगवान की सत्य की बात करो, सब पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकलौता ऐसा बंदा जिस बिना लाठी के पूरे देश को फ्री करा सकता था। पीस नॉन वायलेंस ऐसा हथियार था जिसको दुनिया ने देख लिया। हिटलर को भी इन्होंने लेटर लिख के बोला कि भैया आप वॉर को अवॉइड कर दीजिए। ये सब देख के ब्रिटिशर्स भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। इनका स्टैचू दुनिया के हर एक कंट्री में हर जगह लगा हुआ है। पूरी दुनिया महात्मा गांधी की मिस्टेक्स को देखती है ना, और पूरी दुनिया देखती है। महात्मा इनका सरनेम मानती थी क्योंकि इनकी ऐसी आदतें थी, बहुत जेन्युइन लीडर माने जाते थे। और कई सारी मूवीज़ डॉक्यूमेंट्री इनके लिए बनती क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लीडर माने जाते हैं हमारी कंट्री के। इसके बाद बेटा महात्मा गांधी की कुछ राइटिंग्स हैं, कुछ जर्नल्स हैं और कुछ राइटिंग से इन्फ्लुएंस हुए। तो ये अनटू दिस लास्ट गुजराती में पैराफ्रेज इन्होंने लिखे। गुजरात रिफॉर्म से सारे रिफॉर्म्स इन्होंने किए, इनके बारे में सारी चीज़ें इन्होंने जो जर्नल्स लिखे वो हैं, इन्होंने जो बुक्स लिखी वो हैं। तो महात्मा गांधी की राइटिंग्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको आपको याद रखना है, इसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा यहीं से। इसके बाद महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी की बात होती है तो चलिए महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी देख लेते हैं। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी की सबसे इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी बेटा इनका ट्रुथ एंड वायलेंस है। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस का सिंपल सा मतलब है महात्मा गांधी सत्य बोलते थे और अहिंसावादी थे। इन्होंने कहा ये सबसे बड़ी डीट है, यही हम कर सकते हैं मानवता के लिए, और कुछ हम कर नहीं सकते, सत्याग्रह। इन्होंने कहा जब भी आपके साथ कोई गलत करता है तो आपको सत्य का आग्रह करना चाहिए क्योंकि इससे बड़ा टूल कोई नहीं। सत्य का आग्रह इकलौती ऐसी चीज है जो आप कर सकते हैं। सत्याग्रह उपनिषद से भी मिलता है, टोल्स्टॉय और रस्किन से भी मिलता है। इन्होंने कहा सफरिंग आपको झेलनी नहीं, अगर कोई गलत करता है तो आपको उसे बताना है कि आप ये गलत कर रहे हो और बहुत हम्बली आपको इसको बताना है। सर्वोदय कहते थे हर बंदे का उदय जरूरी है, सबको इक्वली काम करना है, सबका उदय जरूरी है, सब लोग आप में काम करेंगे तभी होगा। रस्किन बॉन्ड की अनटू दिस लास्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं ये। स्वराज, इन्होंने कहा भैया स्वराज्य सेल्फ रूल है, सेल्फ रूल बहुत ज़रूरी है और इसके बिना कुछ नहीं होगा। फ्रीडम बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्रीमेंट की, उसे पता होना चाहिए सेल्फ रूल क्या होता है, सेल्फ रेजिस्टेंस क्या होता है, मोक्ष और साल्वेशन क्या होता है। इसके लिए ट्रस्टीशिप, सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी की बात होती है। ये कहते हैं जो रिच हैं उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, वेल्दी पीपुल गरीबों की मदद करें, वेलफेयर करें। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की गांधी जी बात करते हैं कि दार्शनिक रूप से भी और वैचारिक रूप से भी हमें बढ़ना चाहिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी में थे, कई लिटरेचर्स पढ़े थे, भगवत गीता से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं महात्मा गांधी, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद स्वदेशी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी स्वदेशी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। इसके बारे में बहुत सारे बेटा काम करते हैं, इनको आपको याद रखना है। कई सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क महात्मा गांधी करते हैं, इसको आप गलती से मत भूलिएगा। महात्मा गांधी ये जानते थे कि अगर ये कंस्ट्रक्टिव वर्क ठीक से करते हैं, स्वदेशी को ये फॉलो करते हैं तो इनको हेल्प मिलेगी, इसलिए इनको हेल्प मिलेगी तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो स्वदेशी के लिए लगातार काम करते रहे। स्वदेशी के लिए जब इन्होंने काम किया, लोगों के लिए काम किया, लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क किए, गरीबों को काम मिलेगा, कॉटेज इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेगी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों के लिए। तो बच्चों आपको याद रखना है कि स्वदेशी मूवमेंट भी महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है और इसको भी याद हमें रखना पड़ेगा यहीं पर। तो महात्मा गांधी के इन ट्रेड्स को आप कभी ना भूलें। सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है, आपको पता है स्वच्छ भारत अभियान इसीलिए चलाया जाता है। महात्मा गांधी व्यक्तिगत स्वच्छता पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, कहते थे यदि हम व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ हैं तो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान आज भी चलता है। गांधी जी की आइडियोलॉजी कुछ ऐसी आइडियोलॉजी थी जो आज भी पूरी दुनिया फॉलो करती है। इसके बाद एक कुछ ऐसे काम है जो आपको स्वयं करने हैं, अगर ये आप खुद फॉलो कर लेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कोशिश करिए इन सब पे आप 50-50 वर्ड्स या 100 वर्ड्स लिख डालिए। गांधी जी के रोल में रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, टेम्पल एंट्री, कास्ट सिस्टम, कम्युनल प्रॉब्लम, डिग्निटी ऑफ वुमेनहुड, ये सारी चीज़ें आपको इन पे वर्ड्स लिखने हैं। फिर वुमेनहुड में क्या ट्रीटमेंट विद वुमेन, चाइल्ड मैरिज, डाउरी, पर्दा प्रथा, अदर इविल्स के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया। इसके बाद सामाजिक समानता के लिए महात्मा गांधी क्या बात करते थे और कैसे प्रोहिबिशन करते हैं, तंबाकू, पान मसाला, दारू, इन सब के लिए कैसे इन्होंने प्रोहिबिशन स्टार्ट किया उसके बारे में।
अब मेंस में भी बेटा इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, कई सारी चीजें हैं। तो महात्मा गांधी के रोल को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी का क्या रोल है कोई ऐसी सर्कमटेंसेस कि महात्मा गांधी के सपोर्ट के बिना कोई भी ऐसी सर्कमटेंसेस बनी नहीं हो सकती थी। द रोल ऑफ महात्मा गांधी वाज सपोर्टेड बाय द सर्कमटेंसेस सराउंडिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। महात्मा गांधी जो थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की जो सर्कमटेंसेस थी उसी के थ्रू इनको सपोर्ट मिलता गया। इसे क्रिटिकली एग्जामिन करें। जाहिर सी बात है, जैसे वर्ल्ड वॉर की बात करो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उससे बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ। कई सारी चीजें आप एक बार देखेंगे तो मिल जाएगी। हाईलाइट द डिफरेंसेस एंड द सिमिलैरिटीज, आपको अंतर और समानता बतानी है महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक में। इसके बाद आपको कैरेक्टर देखना है, मॉरल एट्रीब्यूट देखने हैं महात्मा गांधी के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनकी पर्सनैलिटी में। इसके बाद महात्मा गांधी की पॉलिसीज जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इंटायरली न्यू थी, इसको एनालाइज करना है। महात्मा गांधी ने खिलाफत को कैसे सपोर्ट किया, इसको कैसे यूज किया, इसके बारे में आपको आंसर देना है। महात्मा गांधी का अचीवमेंट क्या है कि अगर ये नहीं होते तो कैसे हमारी इंडिपेंडेंस होती, उसके बारे में डिस्कस होना है। सिग्निफिकेंस महात्मा गांधी का आज के प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो देखिए महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, प्री में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर इस लेक्चर की स्लाइड्स को आप एक दो बार रट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम की काफ़ी चीज़ें निकल जाएंगी। दूसरा बेटा अगला लेक्चर जो हम पढ़ेंगे अपना, मैंने आपसे कहा कि स्पेशल लेक्चर है, जो रेगुलर लेक्चर होगा वो रीजनल पावर इन द 18th सेंचुरी जो हमारे यहाँ आई उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपकी अवध है, बंगाल है, निजाम शाही है, इन सब के बारे में, मराठास है, इन सब के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। मराठास तो बिल्कुल अलग से, बट बाकी जो टीपू सुल्तान, हैदर अली, इन सब के बारे में यहीं पढ़ लेंगे। तो ये अगला लेक्चर होगा, इसको हम पढ़ेंगे। होपफुली आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखें, समझें, बूझें। ध्यान रखें लेक्चर बनाने में समय लगता है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पर रहें, फॉलो करें टेलीग्राम लिंक और फेसबुक लिंक, और हमारे साथ जुड़े रहें। टेलीग्राम पे आप रहेंगे तो आपको अपडेट तुरंत मिल जाएगी। कोविड-19 फैली हुई है, इससे बचें, स्प्रेड ना होने दें। सिम्टम्स ध्यान रखें और प्रिवेंशन करें इसका।